हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? मजे में ना? मजे में ही रहना चाहिए बेटा। मैं सुशांत, आपका फिजिक्स टीचर, स्वागत करता हूँ भारत के अमेजिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है फिजिक्स वाला। आई होप सब लोग मजे में होंगे, बापा की भक्ति में मस्त होंगे। ओके। और गणेश चतुर्थी को एन्जॉय कर रहे होंगे, है ना? खरं बोलतोय की नाही बोलतोय? मला माहिती आहे मी एकदम खरं बोलतोय. तरी पण गणपती बाप्पाच्या स्मरणामध्ये म्हणा किंवा भक्तीमध्ये म्हणा, लीन तर व्हायलाच पाहिजे, पण सोबत सोबत फिजिक्सला किंवा आपल्या अभ्यासाला विसरायला नाही पाहिजे. एकलव्य या सिरीजमध्ये मी आज परत तुमच्यासाठी एक नवीन चॅप्टर घेऊन आलेलो आहो, ज्याचं नाव आहे मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट. ठीक आहे. करंट इलेक्ट्रिसिटी आपण लवकरच देऊ. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये ॲज सच असं इलेक्ट्रोस्टॅटिक्सला समोर पुश करण्यासारखे म्हणजे त्याच्यावर डिपेंड असणारे समोर काही असे कन्सेप्ट्स नाही आहेत. त्याच्यामुळे आपण आधी हा चॅप्टर घेऊ. हा चॅप्टर मोठा चॅप्टर आहे. ठीक आहे. म्हणजे याचं वेटेज जास्त आहे बोर्डमध्ये, सीईटीमध्ये पण जास्त आहे ॲज कम्पेअर्ड टू द करंट इलेक्ट्रिसिटी. त्याच्यामुळे आपण हा चॅप्टर आधी घेऊया, त्यानंतर आपण करंट इलेक्ट्रिसिटी घेऊया डेफिनेटली. ठीक आहे. मागे पुढे जसं होईल नक्की घेऊया आपण. मग मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट हा बोर्डमध्ये आपल्याला किती मार्काचा प्रश्न विचारला जातो याच्यामध्ये, है ना? तर बोर्डमध्ये जर मी विचार केला तर 4-6 म्हणजे 6 जे क्वेश्चन्स आहेत ते ऑप्शनलमध्ये 6 मार्कासाठी ऑप्शनलमध्ये तुम्हाला विचारतात आणि 4 मार्काचं तुम्हाला कंपल्सरीली तिथे सोडवावं लागतं. ठीक आहे. कधी कधी आपल्याला असं वाटतं की तो हा प्रश्न चैप्टरचा ह्या चैप्टरचा नहीं है, दूसरा चैप्टरचा है ना. यानी हमको ऐसा लगता है कि यार ये जो क्वेश्चन है वो ये चैप्टर का है या मैग्नेटिक मटेरियल का है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है. लेकिन दोनों अगर मैं मिलाऊं तो सीधी सी बात है, इन एन एवरेज 4 मार्क का कंपल्सरी सॉल्व करना पड़ेगा. 6 मार्क का आपको ऑप्शन के साथ मिलेगा. सीईटी में कितना वेटेज है सर? सीईटी में आपको यहां से 2 से 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना. सीईटी में 2 से 3 क्वेश्चंस मिलेंगे. उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. कंसेप्ट मैं क्लियर करवा दूंगा, 1-2 क्वेश्चंस मैं भी लूंगा. ठीक है. लेकिन साथ में आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. क्या क्या देखने वाला है इस पर्टिकुलर चैप्टर में? तो सबसे पहले इंट्रो देखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स देखेंगे, उसमें लोरेंट्स फोर्स देखेंगे हम, साइक्लोट्रॉन मोशन, साइक्लोट्रॉन एक्सलरेटर. ठीक है. मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए वायर कैरिंग अ करंट, टॉर्क ऑन ए करंट लूप, MCG that is moving coil galvanometer, magnetic dipole moment, magnetic potential energy of a dipole. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स, एम्पियर्स ऍक्च्युली ठीक आहे, हा रिडंडंट आहे, याला सोडून द्या. ठीक आहे. मॅग्नेटिक लाईन्स फॉर अ करंट लूप याला सोडा. ठीक आहे. त्यानंतर एम्पियर्स लॉ. ओके. मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड अँड टोरॉइड. ठीक आहे. ह्या गोष्टी आपण इथे कव्हर करणार आहोत. हा रिडंडंट आहे. ठीक आहे. याला सोडून द्या, काही हरकत नाही, डबल आहे ते, बाकी काही नाही आहे. बरोबर. आता जर मी ह्या चॅप्टरची गोष्ट केलं तर याच्यामध्ये सर सगळ्यात इम्पॉर्टंट टॉपिक कुठले आहेत बोर्डसाठी? ठीक आहे. तर सगळ्यात इम्पॉर्टंट टॉपिक याच्यामध्ये बोर्डसाठी तुम्हाला मिळणार सायक्लोट्रॉन ॲक्सलरेटर 1. ठीक आहे. त्यानंतर मॅग्नेटिक फोर्स ऑन वायर कॅरिंग अ करंट ह्याच्यावर पण तुम्हाला डेरिवेशन्स आणि प्रश्न मिळणार आहेत. टॉर्क ऑन ए करंट लूप ऑब्वियसली. ठीक आहे. मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर, हे तुम्ही ॲज अ कन्सेप्ट लक्षात ठेवा, बाकीचे 2 पॉईंट. ठीक आहे. त्यानंतर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पॅरल वायर्स इज व्हेरी व्हेरी इंपॉर्टंट. याच्यावर बहुतसे प्रश्न आलेले आहेत बोर्डमध्ये. ठीक आहे. उसके बाद मैग्नेटिक लाइन्स फॉर ए करंट लूप. ठीक आहे. एक एम्पियर्स लॉ पण महत्वाचा आहे. सोलेनॉइड आणि टोरॉइड सुद्धा महत्वाचा आहे. याच्या व्यतिरिक्त इथे मेन्शन नाही आहे, पण अंदर आपण डेफिनेटली बघणार आहे बायोट सायवर्ट लॉ. बायोट सायवर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ हे तुम्हाला निवांत करायचे आहेत, ते महत्वाचं आहे. ठीक है. शुरू करूया अपन इंट्रोडक्शन पासून, है ना. लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. क्या है इंट्रोडक्शन में, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं. हमने ये सुना होगा की करंट कॅरिंग कंडक्टर क्रिएट्स मॅग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, है ना. म्हणजे एखाद्या कंडक्टर मधून जर करंट जात असेल तर त्याच्या अवतीभोवती काय क्रिएट होता है? मैग्नेटिक फील्ड. एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आजू बाजू क्या क्रिएट होती है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड. अब ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आती है, कैसे आती है, इसका एक्सप्लेनेशन हम धीरे धीरे सामने देखेंगे और फाइनली इसका ओरिजिनल जवाब हमको मिलेगा मैग्नेटिक मटेरियल्स में. बट अभी फॉर टाइम बिंग आप इतना ध्यान में रखो कि ये चैप्टर की शुरुआत आप ऐसे कर सकते हो क्या कि द करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है ना,
अ करंट कैरिंग कंडक्टर creates magnetic field around it. है ना, क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये बचपन में आपने डायग्राम भी देखी होगी कि एक कार्डबोर्ड लेते हैं हम और उसमें एक होल करके वहाँ से वायर डालते हैं, सर्किट कंप्लीट करते हैं, तो आपको दिखता है क्या कि उस वायर के आजू बाजू जो है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देती है। यानी अगर मान लो मैंने ऐसा एक बोर्ड लिया है ना, और उसके थ्रू मैंने क्या किया, एक ऐसा वायर पास करा दिया। ठीक है, चलो ये यहाँ से कुछ इस तरीके से मैंने वायर पास करा दिया और सपोज करो यहाँ से जो करंट है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है। तो आपको पता है इसमें कुछ आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कुछ ऐसे मिलती है ना, ऐसी गोल गोल मिलती है, अगर आपको याद आ रहा है। बराबर है ना। ये सीधे सीधा क्या बताता है कि अगर इस कार्ड पे हम थोड़ा सा क्या बोलेंगे, आयरन फिलिंग्स डाल देंगे, म्हणजे आपण मराठीत काय म्हणू, लोखंडाचा भुरका छोटासा असा क्रश केलेला पावडर, त्याला जर त्याच्यावर आपण टाकलं त्या कार्डवर म्हणजे कार्डबोर्डवर, ठीक आहे, आणि इथून असं जर आपण वायर पास केलं तर हे जेही तुमचे हे राहणार आहेत आयरन फिलिंग्स राहणार आहेत ते असे गोल गोल अरेंज होतील। यानी ये जो आयरन फिलिंग्स है ये ऐसे गोल गोल अरेंज होंगे, जो हमको ये बताएगा क्या कि करंट कैरिंग कंडक्टर के आजू बाजू क्या क्रिएट होती है, मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात। दूसरी बात, इसी टॉपिक के इंट्रोडक्शन में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब कभी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा। क्या बोला मैं, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर when a current carrying conductor is placed in the magnetic field, when a current carrying conductor is placed in magnetic field, it is acted upon by a force, है ना। यानी जब कभी भी मैं करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा। सपोज करो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, ठीक है, और बीच में मैंने ये करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया जिससे मैंने करंट पास किया। विदाउट करंट पास किए उसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं यहां से करंट पास करता हूं वैसे इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा। तो ऐसा नहीं है सर ये उड़ जाएगा है ना, इसको अगर ऐसे पकड़ के रखूंगा तो हो सकता है ये ऐसा इधर उधर डिफ्लेक्ट हो। बराबर। अब ये सर क्यों, बहुत ही सिंपल सी बात है, देखो करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो करंट कैरिंग कंडक्टर जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड और बाहर की मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट होगी, और इंटरैक्ट होने की वजह से उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्ट होगा। इंटरॅक्ट होणे म्हणजे काय, आता तुम्ही एखादी बार मैग्नेट, अगर आप एक कोई बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो फोर्स तो एक्ट होगा ना, है ना, क्योंकि बाहर की मैग्नेटिक फील्ड और वो जो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है वो इंटरैक्ट होगी, है ना, और उसके वजह से उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा। तो ये दो पॉइंट एज अ इंट्रोडक्शन आप ध्यान में रखना। करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। When a current carrying conductor is placed in the magnetic field, it is acted upon by a force। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ये देखो जो मैंने अभी आपको डायग्राम बताया सेम वही है। ये जो भी डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो हम राइट हैंड थंब रूल से दे सकते हैं कि अगर मान लो आपने कंडक्टर को इमेजिन किया आपके राइट हैंड में, है ना, ये कंडक्टर है, इसको इमेजिन किया आपके राइट हैंड में, कुछ इस तरीके से इसको पकड़ना है कि जो थंब है वो कंडक्टर के डायरेक्शन के अलॉन्ग रहेगा और ये जो फिंगर है उस कंडक्टर को कर्व्ड रहेगी, यानी कर्व्ड रहेगी, इसके गोल गोल रहेगी। तो अगर मान लो थंब दिखाएगा आपको डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये जो कर्व्ड फिंगर है वो दिखाएगा आपको डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड,
है ना। सो दिस इज राइट हैंड थंब रूल, यानी अगर करंट ऐसा जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी रहेगी, अगर करंट ऐसा जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगी यानी नीचे के डायरेक्शन में नहीं, ये ऐसी, है ना। अगर मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो आपको क्लॉकवाइज मिलेगा देखने से, ठीक है। सीधी सी बात है, देखो ये ऐसा है, ये आपको दिख रहा है, ये फिंगर, है ना। तो इस डायरेक्शन में रहेगा अगर करंट इधर आपके तरफ रहेगा, और अगर करंट पीछे रहेगा तो आप देख सकते हो ये ऐसा ऐसा ऐसे तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। फाइन। ठीक उसी तरीके से अगर मान लो दो वायर को हम पास पास में रख दे तो डेफिनेटली ये अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट होंगे और अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा। बेसिकली जब एक ही डायरेक्शन में करंट जाता है तो अट्रैक्शन होता है दो वायर के बीच में, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो रिपल्शन होता है, यानी अगर एक इधर जा रहा है एक नीचे आ रहा है तो रिपल्शन होगा, दोनों ऊपर जा रहे हैं तो अट्रैक्शन होगा, दोनों नीचे आ रहे हैं अट्रैक्शन होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स, अब कितना फोर्स एक्ट होगा, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होता है, बराबर। अब करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका मतलब उसके थ्रू क्या जा रहा है, चार्ज तो बेसिकली फोर्स किसके ऊपर एक्ट होता है, चार्ज के ऊपर एक्ट होता है, ठीक है। मैं आपको यहां पे एक क्लैरिफिकेशन देता हूं, कौन सी, कि मैंने ये कहा दूसरे स्टेटमेंट में कि जब कभी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में हम रखेंगे तो उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्ट होगा। पहले तो नहीं हुआ जब करंट नहीं जा रहा था, बाद में हो रहा है जब करंट जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब करंट नहीं था तो चार्ज रेस्ट पे थे, और जब करंट जा रहा था तो चार्ज मोशन में थे। इसका मतलब हमको यहां पे यह समझ में आता है कि जब कभी भी चार्ज मोशन में रहेगा और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा, बराबर। कितना होता है ये फॉर्मूले से मैं अभी आपको बता देता हूं। मैग्नेटिक फोर्स है ना, मैं यहां पे लिख दूं एफ एम, दैट इज व्हाट मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज इक्वल टू क्यू इज द चार्ज इनटू वी क्रॉस बी। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, एंड बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जिसमें उसको रखा गया है। यानी अगर मान लो आपका सपोज करो ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये सपोज करो आपका साउथ पोल है, तो आपको पता है जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, नॉर्थ टू साउथ, है ना। ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है, बराबर। और अगर मान लो इसमें मैंने एक चार्ज ऐसा रख दिया मोशन में, ये ऐसा कि भैया जा रहा है, मोशन में जा रहा है, बराबर है। तो क्योंकि ये चार्ज है ना, मैं इसको क्यू बना देता हूं, क्योंकि ये चार्ज है, क्योंकि ये मोशन में है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी वी है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बी है, बराबर है। तो इसलिए इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में क्रॉस प्रोडक्ट आपको दिया गया है। तो क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, जब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90, क्योंकि साइन 90 होता है 1। तो बेसिकली आपको ये बताना है मुझे कि अगर मान लो ये बी वेक्टर है ना, यानी अगर मैं ये यहां से यहां, ये कौन सा जाएगा, आपका बी वेक्टर जाएगा, बराबर है। और अगर आपने मान लो इस बी वेक्टर को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने चार्ज को प्रोजेक्ट किया तो इस चार्ज के ऊपर मैक्सिमम फोर्स एक्ट होगा, क्योंकि यहां पे फॉर्मूला मुझे क्या मिल जाता है, फॉर्मूला मिल जाता है क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। तो थीटा जब मैक्सिमम होगा यानी कितना, 90 होगा, तो ज्यादा फोर्स होगा, अदरवाइज नहीं। और अगर सेम डायरेक्शन में यानी मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में चार्ज जा रहा होगा तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं होगा, फोर्स जीरो एक्ट होगा। कैसे, देखो, क्योंकि अगर मान लो ये डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और वही डायरेक्शन में अगर मैंने चार्ज डाल दिया या फिर चार्ज मूव कराया तो दोनों के बीच का एंगल कितना, जीरो, साइन जीरो कितना, जीरो, इसलिए फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये है बेटा मैग्नेटिक फोर्स, है ना, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज व्हेन इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v इन द मैग्नेटिक फील्ड b, बराबर। एक फॉर्मूला जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑलरेडी देखा वो क्या है कि जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स होता है Fe वो कितना होता है, Q इंटू ई, है ना। ये यहां पे दोनों में वेक्टर दे देता हूं, ठीक है। सो Q इंटू ई, Q इज द चार्ज, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन दोनों का नेट अगर मुझे देखना है, सॉरी, ठीक है, अगर इन दोनों का नेट फोर्स मुझे देखना है कि अगर मान लो मैंने साइमल्टेनियस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, इफ
मैं यहां पे रख दूं इफ अ चार्ज इज मूविंग, अगर रेस्ट में होगा तो मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं होगा। इफ अ चार्ज इज मूविंग इन साइमल्टेनियस, और चार्ज इज मूविंग, ठीक है, इफ अ चार्ज इज मूविंग इन और थ्रू अ प्लेस through a place, okay, where both electric and magnetic field is present, where both electric and magnetic field is present, तो क्या होगा? यस, तो क्या होगा? दोनों फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट होंगे, तो जो भी एफ नेट होगा वो होगा आपका, जो भी आपका फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है वो, बराबर। दोनों को ऐड करूंगा तो कैसे होगा, देखो, Q इंटू ई वेक्टर प्लस Q इंटू वी क्रॉस बी वेक्टर, है ना, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट। Q कॉमन निकाल लो यहां से, क्या रहेगा, इन ब्रैकेट ई वेक्टर प्लस Q क्रॉस, सॉरी, वी क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो इतना फोर्स एक्ट होता है किसी भी चार्ज के ऊपर जब क्या हो रहा है, वो साइमल्टेनियस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से जा रहा है। इसी फोर्स को लोरेंट्स फोर्स भी कहा जाता है ना, लोरेंट्स फोर्स भी कहा जाता है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन बेटा, थोड़ी सी खांसी है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। लोरेंट्स फोर्सेस, फाइन। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मैग्नेटिक फोर्स की भैया, ये देखो आपको दिया है, ये V है, ये B है, और ये V क्रॉस भी दोनों को परपेंडिकुलर होता है। खैर आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट तो ऑलरेडी पता होगा, ठीक है, दैट्स द कंसेप्ट ऑफ द 11th स्टैंडर्ड, ओके फाइन, नॉट एन इशू। सामने चलेंगे, साइक्लोट्रॉन मोशन, ठीक है, साइक्लोट्रॉन मोशन। अभी बात ऐसी है कि जो फोर्स एक मूविंग चार्ज पे एक्ट होता है इन द मैग्नेटिक फील्ड, उसका यूटिलाइज करके हम एक एस्लरेटर बनाते हैं, जिसे साइक्लोट्रॉन भी बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन एस्लरेटर। अब नाम ही दिया एस्लरेटर, तो सीधी सी बात है वो क्या करेगा, किसी ना किसी चीज को एस्लरेट करेगा, बराबर। तो सीधी सी बात है, अगर मूविंग चार्ज को आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा। फोर्स कैसे एक्ट होगा, क्या होगा, ये अभी मैं आपको सामने बताने वाला हूं। उसका यूज करके एक डिवाइस डिजाइन करते हैं जो यूज होता है एज ए एक्सलरेटर इन से द रेडियो एक्टिव रिएक्शंस एंड ऑल। यानी अगर मान लो आपको किसी भी एक पार्टिकल को बहुत हाई स्पीड में लेके जाना है, तो उस वक्त हम किसी भी इन द सेंस चार्ज पार्टिकल को डेफिनेटली, तो उसको हम सॉरी साइक्लोट्रॉन को हम यूज करके उसको एक्सलरेट कर सकते हैं अप टू द हायर वेलोसिटीज। So what do you mean by cyclotron motion? Cyclotron formula and cyclotron motion and the cyclotron accelerator, ये देखो ये यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है, ये वो आता है हमको एग्जाम में, लेकिन उसके पहले ये साइक्लोट्रॉन मोशन हमको देखना पड़ेगा। अब देखो एक बात ध्यान में लो कि मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पे दो चीजों से डिनोट की जाएगी, एक ऐसा डॉट करके गोल बनाया जाएगा और एक क्रॉस बनाया जाएगा। क्रॉस जो है उसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इन है, यानी अंदर जा रहा है, पेज के नीचे, पेज के अंदर जा रहा है, और डॉट है इसका मतलब क्या हो रहा है, आउट, यानी पेज से आ रहा है बाहर। ये सिंबल ध्यान में रखना, ये आपको सामने काम में आएगा कभी भी, कि डॉट है और गोल है तो मैग्नेटिक फील्ड पेज से बाहर आ रही है, डायरेक्शन आहे रे बाबा, बाकी काही नाही। बघा, इकडून इकडे डायरेक्शन मॅग्नेटिक फील्ड, इकडून इकडे डायरेक्ट आपण एरोने दाखवू शकतो। पण आता एखादी मॅग्नेटिक फील्ड अशी आहे अंदर, म्हणजे बाहरून अंदर जाता है, या फिर अंदर से बाहर आ रहे, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, इससे डिनोट करेंगे, तो समझ लेना बाहर से अंदर आ रहा है, सॉरी अंदर से बाहर आ रहा है, यानी पिछले साइड में क्या है नॉर्थ, ये साइड में क्या है साउथ, और अगर क्रॉस है
तो बाहर से अंदर जा रहा है, यानी इधर क्या है नॉर्थ, अंदर क्या है साउथ। फाइन। अब होता यूं है कि जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक चार्ज रख दिया है ना, यानी आप पकड़ लो ये ऐसा एक चार्ज है यहाँ पे जिसका मैग्नीट्यूड है Q, और उसको मैंने ऐसी कुछ वेलोसिटी दे दी ये डायरेक्शन में, बराबर है। मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ पे क्रॉस आप पकड़ लो, यानी इन पकड़ लो, यहाँ पे ऐसा अंदर जा रही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है आपकी अंदर, बराबर, यानी ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये हो गया आपका चार्ज, दिख रहा है ये, सॉरी हाँ, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई आपका चार्ज। तो आपको फोर्स का जो डायरेक्शन है वो आपको मिल जाता है, बराबर है। अब ये फोर्स का डायरेक्शन देखने के लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, डोंट वरी अबाउट दिस, मैं सारी चीज़ें क्लियर कराता हूँ। अगर मान लो ये जो मैंने हाथ दिखाया उसमें ये डायरेक्शंस नहीं बैठ रहे हैं, तो हम इसको इनके जगह आउट भी करके ला सकते हैं, नॉट एन इश्यू। ये यहां पे जो डायग्राम दी है बस उसको आप ध्यान में लो कि मैंने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक चार्ज रखा इन द सेंस मैंने चार्ज को मूव किया इस डायरेक्शन में, यानी ऊपर की वेलोसिटी में मैंने मूव किया। अब जब मैं मूव ऐसा कराता हूं तो उस केस में फोर्स जो है उसको सेंटर की तरफ, यानी सेंटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक की तरफ जाता है, और उसके वजह से वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने की कोशिश करता है। तो उस वक्त जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है दैट इज नथिंग बट द फोर्स क्यू वी बी। उसके पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे तय की जाती है। तो आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये तो पढ़ा ही होगा, है ना, ये हमको 10th में हमने देखा है इसको, बराबर है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कैसे होते हैं, ठीक है, कैसे होता है ना, अगर आपको याद आ रहा है तो कैसे होता है कि अगर मान लो मैं राइट हैंड रूल की बात करूं, ठीक है, तो राइट हैंड रूल कैसे होता है कि अगर मान लो ये मैंने राइट हैंड के ऐसे तीन पहली जो उंगलियां हैं ये ऐसे करा दी, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, ये दिख रहे हैं, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर। तो अगर मान लो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये अगर डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो ये होता है फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज। देखो ये फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, ये है आपका डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो ये होता है फोर्स एक्टिंग ऑन दैट कंडक्टर बोलो या फिर चार्ज बोलो, क्योंकि कंडक्टर के अंदर ही चार्ज होता है। तो अब देखो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाली, है ना, इन अंदर वाली, बराबर है। करंट जो है वो अभी नीचे है, क्योंकि हमेशा याद रखना कि जो चार्ज मैं इलेक्ट्रॉन की यहां पे बात कर रहा हूं उसके अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये नीचे हो गया करंट, तो देखो अंदर की डायरेक्शन में क्या एक्ट होगा, फोर्स एक्ट होगा, है ना। तो यानी अगर एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया कि जो इन जा रही है, और इन में मैंने क्या किया, यहां पे एक चार्ज जो है वो प्रोजेक्ट किया, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को ही प्रोजेक्ट करूंगा, प्रोटॉन को प्रोजेक्ट करना इज नॉट अ जोक, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो अगर मान लो मैंने इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे प्रोजेक्ट किया विद चार्ज क्यू, तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा इस डायरेक्शन में, उसके वजह से ये ऐसा गोल 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 घूमेगा। अब ये कैसे सर, देखो ये ऐसा था इधर, अब फोर्स ऐसा होने की वजह से ये इधर डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्ट होके यहां आएगा। अब अगर मान लो मैं वही चीज ये वाला यही अप्लाई करता हूं, अब देखो ये ऐसा हो गया, है ना, चार्ज इधर जाएगा लेकिन करंट तो ये डायरेक्शन में आएगा ना, है ना, ये दिख रहा है आपको। तो इधर करंट रहेगा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, तो नीचे क्या एक्ट होगा, फोर्स। तो कौन से भी पॉइंट ऑफ टाइम पे फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इस केस में क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं हियर force on charge is directed towards is directed towards center, therefore centripetal force इज इक्वल्स मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स हो जाता है, इज इक्वल्स मैग्नेटिक फोर्स हो जाता है, बराबर। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, अगर मास m है, v वेलोसिटी है, और r रेडियस अगर है रेडियस इन द सेंस मैं ये कैपिटल R बना देता हूं, इफ m इज द मास ऑफ द चार्ज,
v is the velocity of the charge, r is the radius of the circular track. So mv square by r is equals to क्या हो जाएगा, q v b, है ना. q v क्रॉस b होता है. अब v और b में 90 डिग्री का है, इसलिए sin 91, इसलिए डायरेक्ट क्यू वी बी. तो अब ये देखो, ये और ये v यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, तो एम वी इज इक्वल टू क्यू आर बी आपको मिल जाता है ना. देयरफॉर एम वी दैट इज इक्वल टू मोमेंटम दैट इज इक्वल टू व्हाट, क्यू आर बी. इसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला, है ना. इसे क्या बोलते हैं बेटा, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला, क्योंकि इसी को ही बेस बना के हम साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं. राइट, आई होप दिस इज क्लियर. साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला क्लियर, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो अब हम देखेंगे साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर. ठीक है, तो हमने साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला देख लिया, है ना, कि मोमेंटम इज इक्वल टू क्यू आर बी, ये हमने फॉर्मूला देख लिया, दैट इज साइक्लोट्रॉन. अभी उसी का यूज करके हम यहाँ पे साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर बनाएंगे. अब एक्सेलरेटर क्या है, ये इसका आइडिया मैंने आपको पहले ही दे दिया कि ये एक ऐसी चीज होती है बेटा कि जो चीज को, यानी एक पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, उसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तक लेके जा सकता है. कैसे, देखो, सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको इसमें ये लिख दूं क्या, कि इट इज पार्टिकल एक्सेलरेटर. ठीक है, इट इज चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर. इट इज चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर. ओके, यानी ये चार्ज पार्टिकल को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है. अभी इसमें क्या क्या होता है, देखो, इसमें होता है दो डीज. ये जो डीज दिख रहा है ना आपको, है ना, आपने एक आइसक्रीम खाया होगा जिसका नाम शायद कसाटा है ना. वो ऐसा एक ऐसा क्या बोलेंगे, एक डी शेप में एक ये होता है, एक क्या बोलेंगे, एक कंपार्टमेंट होता है, यानी कुछ इस तरीके से. देखो, ये ऐसा होता है, ठीक है, ये, और ये आपको कुछ ऐसा दिखता है ना, और इसके अंदर जो है वो आइसक्रीम भरा हुआ होता है, बराबर. सेम उसके तरीके से ये हमारे पास दो डीज है, ठीक है, एक D1 और दूसरा D2. उसको एक के सामने एक ऐसे अरेंज करेंगे. उसके बाद हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, और हमने ये दो डीज को एसी कनेक्शन से जोड़ दिया. तो एसी कनेक्शन से क्या होगा, जब ये पॉजिटिव रहेगा तो ये निगेटिव रहेगा, सब जब ये निगेटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एसी सोर्स है. कभी एक साइड पॉजिटिव, दूसरा साइड निगेटिव, तो कभी पहला साइड निगेटिव, दूसरा साइड पॉजिटिव. अब क्या करेंगे हम, यहां पे सेंटर पे एक आयन रिलीज करेंगे. आयन यानी आप पॉजिटिव ले लो, निगेटिव ले लो, आपको जो भी आयन रिलीज करना है वो रिलीज करो. जैसे ही आप इसको यहां पे रिलीज करते हो, ठीक है, मान लो यहां पे मैंने एक पॉजिटिव आयन रिलीज कर दिया 2 मिनट के लिए, अगर मैं इमेजिन करूंगा, ठीक है. तो जैसे ही यहां पे पॉजिटिव आयन रिलीज होगा, उस वक्त अगर मान लो यहां पे माइनस है, आप प्लस भी ले सकते हो, तो वो इधर आएगा. मैंने यहां पे माइनस कंसिडर कर लिया. ये माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे प्लस हो जाएगा. कळलं? आता प्लस, आता ही पूर्ण डीज कुठली चार्ज झाली, माइनस. सो माइनस की तरफ प्लस क्या होगा, अट्रैक्ट, तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा सामने, बराबर है. लेकिन क्योंकि वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा एक्ट होगा, यानी एक फोर्स एक्ट होगा दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, बराबर. तो ये ऐसा न जाते हुए, जैसे मैंने आपको साइक्लोट्रॉन मोशन में बताया, ठीक है, ये ऐसा ना जाते हुए ये ऐसा कर्व होगा, बराबर. और जैसे ही ये कर्व होते होते ये गैप में आएगा, है ना, दो डीज के बीच में, देखो आपको इतनी गैप दिख रही है, उसी वक्त ये पोलैरिटी जो है रिवर्स हो जाती है. तो ये प्लस बन जाता है और ये बन जाता है बाद में यहां पे माइनस. ठीक है, पोलैरिटी रिवर्स, यानी प्लस का माइनस और माइनस का प्लस. अब देखो, ये प्लस इसको दूर ढकेलेगा, माइनस सामने ढकेलेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज मूव होने के कारण और एक सर्कुलर पार्ट ट्रेस करेगा. ऐसे करते करते जब वो ये गैप में आता है तब पोलैरिटी चेंज होते जाती है, फिर थोड़ा सा उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, गैप में आती है, पोलैरिटी चेंज होती है. तो ऐसा करते करते क्या होता है, वो बड़े बड़े सर्कल में गोल गोल घूमने लगता है, और फाइनली ये विंडो से, है ना, ये ओपनिंग से बाहर निकलता है. तो जब ये बाहर निकलता है तो इट इमर्जेस आउट विथ ग्रेटर वेलोसिटी, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर. ठीक है, तो यहां पे आपको दिख रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ 2 डीज, है ना, ये डीज यहां पे लिख दिया है,
ठीक है। उसके बाद एसी सोर्स, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और बाद में आयन सोर्स तो है ही है, एंड आयन सोर्स। आई होप दिस इज क्लियर। बराबर, बाकी वर्किंग तो मैंने आपको यहां पे बता दिया। अब यहां पे हमको एक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालना पड़ता है कि वो जो फ्रीक्वेंसी है उस, और जो हमारे क्या बोलेंगे, इसका जो टाइम पीरियड का जो फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी इन द सेंस जिस टाइम पे ये ऐसा यहां पे आता है, कहां पे आता है, हमारे गैप में आता है, उसी टाइम ये पोलैरिटी रिवर्स होना चाहिए। उसके लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की ये पोलैरिटी होना चाहिए, और उसी फ्रीक्वेंसी से ये भी गोल घूमते रहना चाहिए। तो ये जब मैच होता है तभी जाके आपको ये सायक्लोट्रॉन ऍक्सलरेटर मिळता है, बरोबर। मग याच्यामध्ये कसं करायचं बघा, आत्ताच आपण एक फॉर्म्युला बघितला, काय, दॅट इज सायक्लोट्रॉन फॉर्म्युला। ओके, जस्ट अ सेकंड। है ना, अकॉर्डिंग टू साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला, ओके, क्या होता है आपको पता है, दैट एम वी इज इक्वल्स क्यू आर बी, बराबर। अब v का फॉर्मूला निकालूंगा, जो भी वेलोसिटी रहेगा वो कितना रहेगा, दैट इज 2πr बाय क्या हो जाएगा, ये t, बराबर। अब यहां से मैं क्या करूंगा बेटा, v की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, या फिर मैं यहां से पहले t ले लूंगा। t इज इक्वल टू कितना हो जाता है, दैट इज 2πr बाई वी। अब यहां से v का वैल्यू यहां पे पुटअप करूंगा तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2πr अपॉन क्यू आर बी, और ये v जो है ये ऊपर चला जाएगा, सॉरी m जो है वो ऊपर चला जाएगा, बराबर। तो यहां पे देखो आर आर यहां पे कैंसिल हो जाता है, तो आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल रहा है किसका, कि जिस टाइम पीरियड में पार्टिकल जो है वो डीज कंप्लीट कर रहा है या फिर क्रॉस कर रहा है, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। सो यहां पे t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 2πm, ओके, अपॉन क्यू बी। इज दैट ओके, दैट इज द टाइम पीरियड। किसका टाइम पीरियड, वो आयन सोर्स का, जब वो एक पूरा क्या करेगा बेटा, गोल राउंड परफॉर्म करेगा, बराबर। आई थिंक यहां तक आपका क्लियर होना चाहिए, ओके। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने यहां पे डायरेक्टली देख लिया क्या कि t इज इक्वल टू 2πm बाई क्यू बी। अब ये क्या है, इतने टाइम में जो भी आयन सोर्स है वो एक पूरा चक्कर लगाएगा आपके डीज का। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, दैट इज क्यू बी अपॉन 2πm। अब ये फ्रीक्वेंसी और जो आपके एसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी अगर मान लो सेम है, तो डेफिनेटली आपको जो भी डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए वो आपको मिल जाएगा। बोलने का मतलब क्या, कि एस्लरेटर आपको मिलेगा जो एस्लरेट करेगा और पार्टिकल को हाई वेलोसिटी से बाहर निकालेगा, राइट। सो इट इज यूजुअली यूज्ड इन, आई कैन से, द रेडियो एक्टिव रिएक्शंस एंड ऑल, जहां पे आप बम्बार्डमेंट करेंगे, ठीक है। एक फास्ट पार्टिकल से मान लो न्यूक्लियस पे बम्बार्डमेंट करना है, किसी और चीज पे बम्बार्डमेंट करना है, वहां पे ये यूज होगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर व्हाट, साइक्लोट्रॉन एस्लरेटर। इसको थोड़ा सा टेक्स्ट बुक से आप रेफर कीजिए कि कैसे लिखना है, ठीक है। बाकी डेरिवेशंस तो बहुत ईजी है, नॉट अ हार्ड हार्ड टास्क, ठीक है। सामने चलेंगे हेलिकल मोशन। अब हेलिकल मोशन यानी कैसा मोशन, ये जो आपको दिख रहा है ये ऐसा है ना, यानी एक तो सर्कुलर मोशन होगा जो पूरा ऐसा गोल घूमेगा, बराबर। हेलिकल मोशन यानी क्या, ये ऐसा ऐसा गोल 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 घूमेगा, लूप में पकड़ लो, यानी ये ऐसा 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 घूमेगा। तो ये कब होगा पॉसिबल, जब कभी भी मान लो, है ना, हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्शन में,
और वेलोसिटी उसको परपेंडिकुलर ना होते हुए उसके साथ एक पर्टिकुलर एंगल बनाएगी, है ना। ये आपको दिख रहा है, ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक पर्टिकुलर एंगल बना रही है थीटा। तो उस केस में वेलोसिटी के दो कंपोनेंट जलेंगे, है ना, एक परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड और एक पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब परपेंडिकुलर क्या वाला क्या करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, और पैरेलल वाला सामने ले जाने की कोशिश करेगा, बराबर है। तो उस केस में क्या होगा, ये जो भी मोशन रहेगा वो कैसा रहेगा, हेलिकल रहेगा। तो सीधी सी बात है, जब कभी भी आप चार्ज पार्टिकल को ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हो कि इट मेक्स एन एंगल विथ द मैग्नेटिक फील्ड अदर देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री के अलावा अगर कुछ एंगल बना रहा है, तो उस केस में उसको हम क्या बोलेंगे, हेलिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऐसा बोलेंगे, है ना। तो मैं यहां पे लिख दूं, इफ द चार्ज पार्टिकल is projected in such a way that it makes an angle, it makes certain angle with magnetic field, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं 0 से इन बिटवीन 90, 0 to 90 के बीच में, ठीक है। 89 तो अभी नहीं लिखूंगा, लेकिन बिलो यानी 0 to below 90 अगर आप पकड़ के चलते हो, सो इन दैट केस, so if the charged particle is projected in such a way that it makes certain angle with the magnetic field, the motion is helical. ठीक है, चल सामने चलेंगे। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए वायर कैरिंग अ करंट। अभी तक हमने ये देखा कि मैंने आपको शुरुआत में दो स्टेटमेंट दिए, करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स, है ना, और द करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये दो चीजें मैंने आपको बताई थी। अभी उसी का एक्सप्रेशन हमको यहां पे देखना है, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए वायर कैरिंग अ करंट। तो वो स्टेटमेंट तो मैंने आपको पहले लिखवा के दिया है, ठीक है, उसको ही एक बार आप रिवाइज कर लो। अभी चलेंगे अपन स्ट्रेट वायर में। स्ट्रेट वायर में यानी क्या, कि अगर एक स्ट्रेट वायर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा, ये हमको यहां पे देखना है। तो क्या किया हमने, एक वायर लिया, ये आपको एक वायर दिख रहा है, ठीक है, वायर का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है उसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, बराबर है। अब ये डॉट है और ये गोल है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, बी आउट, यानी ये ध्यान में रखना, दैट इज व्हाट, बी इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। अब उस केस में मैंने क्या किया कि एक कंडक्टर लिया सॉरी, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद मैंने क्या किया, ये यहां पे जो चार्जेस है, इस कंडक्टर अंदर के जो चार्जेस है, ठीक है, उसको मैंने मोशन में लाया, यानी मैंने उसके थ्रू करंट क्या किया, कंडक्टर के थ्रू करंट मैंने पास किया, यानी सीधी सी बात है, इधर पोलैरिटी दिया। आप देख सकते हो करंट की डायरेक्शन है, तो ये किसकी डायरेक्शन रहेगी, चार्ज की डायरेक्शन रहेगी, बराबर। अब ये Vd एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, वो सभी इलेक्ट्रॉन की हम एक एवरेज वेलोसिटी करके पकड़ सकते हैं। तो इस केस में कैसे चलेगा, देखो, जो भी हमारा करंट है I इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम t। अब मैं एक पर्टिकुलर सेक्शन यहां पे इमेजिन करता हूं, दैट इज दिस L लेंथ ऑफ कंडक्टर मैंने यहां पे इमेजिन किया, और मैंने क्या देखा कि यार मैंने वहां से करंट पास कराया, बराबर है। तो यहां पे Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू टी, बराबर। अब देखो T का फॉर्मूला क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, लेंथ अपॉन दैट Vd, जितना टाइम एक लेंथ L क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट L अपॉन Vd, है ना। V इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन Vd। ये T मैं यहां पे पुटअप करता हूं, तो मुझे Q का फॉर्मूला क्या मिल जाता है, Q इज इक्वल टू मुझे मिल जाता है I
एल अपॉन वी डी, है ना। Q इज इक्वल टू क्या मिल जाता है, आई एल अपॉन वी डी। अब फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज कितना होता है व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड? यस, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? देखो, F इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B, बराबर। सो F इज इक्वल्स टू ये बन जाता है Q V B साइन थीटा, बराबर है। अब इस केस में V की जगह हमने क्या लिया है, VD लिया है, सो दैट इज व्हाट Q VD B साइन थीटा, बराबर। Q की जगह आई एल अपॉन वी डी मैं यहां पे पुटअप कर सकता हूं, सो दैट इज आई एल अपॉन ये वी डी मैं यहां पे पुटअप कर दिया, इंटू वी डी बी साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू वॉट एफ। नाउ दिस वी डी यहां पे कैंसिल हो जाता है, आपको मिल जाता है आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा, यानी ही अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूं तो एफ इज इक्वल टू हो जाता है आई इंटू एल क्रॉस बी, है ना, I into L cross B. So LB sin theta, ILB sin theta is the formula for the force acting on the conductor having length L placed in the magnetic field B and through which the current is going is what? I. So this is the expression for what? You know, the force acting on the conductor when placed in the magnetic field. फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, सब लोग ध्यान देंगे। Imagine a conductor placed in the magnetic field. Magnetic field is out of the plane of the paper. The current flowing through the conductor किती घेतलाय आपण? I. Okay. Let Vd be the drift velocity of the electrons, okay, which is flowing in the opposite direction to the direction of the conventional current. Now, I is equals to Q upon T, therefore Q is equals to IT. From the figure, L length क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा? T is equals to L upon Vd. So Q is equals to मैंने वो लेके आया। फिर हमको ये पता है कि जो भी फोर्स एक्ट होता है चार्ज के ऊपर, जब वो वेलोसिटी v से जा रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड में, वो इतना होता है। उसको मैंने अपने फॉर्मूले में लाया, q का वैल्यू पुटअप किया, फाइनल आंसर निकाला, ठीक है। सो दैट इज व्हाट f इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आर्बिट्ररीली शेप्ड वायर के ऊपर कितना फोर्स एक्ट होता है। यानी अभी आपने यहां पे कौन सा देखा? स्ट्रेट वायर देखा, है ना। अब स्ट्रेट वायर के बाद हम कौन सा देखेंगे? आर्बिट्ररीली शेप वायर पे कितना फोर्स एक्ट होता है, ठीक है, वो हम यहां पे एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो अब कैसे होता है जब हम आर्बिट्रली शेप वायर की बात करते हैं, तो इस लेंथ को हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दे सकते। हमने अभी अभी फॉर्मूला क्या देखा था? F इज इक्वल टू F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। इसका मतलब L को भी डायरेक्शन है और B को भी डायरेक्शन है। अब अगर मैं आर्बिट्ररी शेप की बात करता हूं तो यहां पे तो कोई डायरेक्शन होने से रही, तो इस केस में मैं क्या करूंगा? छोटे छोटे एलिमेंट्स यहां पे कंसिडर करूंगा। यानी ये एक छोटा लेंथ मैंने यहां पे कंसिडर किया, ठीक है। छोटा लेंथ कंसिडर किया तो ये लेंथ कितना हो गया? DL हो गया। अब छोटा लेंथ है तो छोटा लेंथ है तो उसको डायरेक्शन तो होगी होगी, बराबर है। तो मैं क्या करूंगा? छोटे से लेंथ का, जो छोटे से लेंथ के ऊपर जो भी फोर्स लग रहा है वो निकालूंगा और बाद में उसको इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम 0 टू L। जो भी मेरा डिस्टेंस है उसको मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेट करूंगा, बराबर। तो वही चीज है, क्या चीज है? देखो, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ये मुझे पता है। तो जो भी F है छोटा सा, दैट इज इक्वल टू व्हाट? I तो सेम फ्लो होगा, I DL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। मैं इसको DF लिख देता हूं। DF यानी क्या? छोटा सा फोर्स पकड़ लो आप 2 मिनट के लिए, है ना। तो जो भी DF है इज इक्वल टू व्हाट? आई DL क्रॉस B। अब अगर मान लो मुझे पूरा फोर्स देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स FM इज इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ DF वेक्टर हो जाएगा, बराबर है। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई DL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, बराबर है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं डायरेक्ट कि I बाहर निकाल दूं, ठीक है, इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ DL वेक्टर बराबर क्रॉस B वेक्टर, क्योंकि B वेक्टर का तो इंटीग्रेशन होने से रहा, बराबर है। सो इंटीग्रेशन ऑफ DL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो आप
बस इतना ध्यान में रखो कि अगर आर्बिट्रली शेप वायर है तो हमको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट, जो हम एज यूजुअली करते हैं कहां पे, हमारे फिजिक्स में। फाइन। नेक्स्ट, क्लोज सर्किट इन अ मॅग्नेटिक फील्ड बी। आता याच्यामध्ये बघा, आपण जे लास्ट याच्यामध्ये बघितलं होतं, याच्यामध्ये फक्त एक छोटीशी गोष्ट ऍड करायची आहे। जे आपण इथे इंटिग्रेशन केलं होतं ते आपण लिनियर केलं होतं, म्हणजे डायरेक्ट लेंथला केलं होतं। यहां पे हम क्या करेंगे, ओवर द क्लोज लूप उसका इंटीग्रेशन लेंगे, यानी सेम फॉर्मूला रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं होगा कि जैसे एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आई एल क्रॉस बी होता है, बराबर है। छोटा सा हम डीएफ लेते थे, बराबर है, दैट इज इक्वल टू आई डीएल क्रॉस बी वेक्टर, बराबर। अब लूप जो है वो कैसा है, क्लोज लूप है। क्लोज लूप यानी मैं एक सर्कल ले सकता हूं यहां पे ठीक है, और इसको अगर मान लो मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में मैंने इसको रख दिया, बराबर। तो छोटे छोटे इसके एलिमेंट्स की क्या करूंगा, मैं इंटीग्रेशन करूंगा। अब एक बात ध्यान में लो, अगर मैं ये इतना लेंथ लेता हूं तो ये डायरेक्शन अगर मैंने इस डायरेक्शन में पकड़ा, इस डीएल की लेंथ की डायरेक्शन, तो इस डीएल की लेंथ की डायरेक्शन ये होगी यानी सभी छोटे छोटे डीएल जो है वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। कैसा, देखो डीएल है, छोटा एलिमेंट है, बराबर है, छोटा छोटा सा लेंथ है, ये बराबर है, लेकिन उसका डायरेक्शन देखो ये डायरेक्शन में, ऊपर के इसका ये डायरेक्शन में। सेम उसी तरीके से जो भी डायगोनली अपोजिट एलिमेंट्स होंगे, छोटे छोटे लेंथ होंगे, वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और इसलिए इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप ऑफ डीएल कितना हो जाता है, जीरो। तो फाइनली फोर्स भी कितना मिल जाएगा आपको, जीरो। तो मैं यहां पे कैसे लिखूंगा, देखो कि देयरफॉर एफ एम ओवर क्लोज लूप इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप, ये ऐसा इंटीग्रेशन करके गोल बनाने का यहां पे, ठीक है। सो दैट इज डी एफ वेक्टर, सो दैट इज इक्वल टू कैसा होगा, आई मैं कॉमन बाहर निकाल लू, सो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप दैट इज डीएल वेक्टर, ठीक है, इनटू बी वेक्टर। अब इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप कितना हो जाता है, सो जीरो, सो जीरो इंटू बी वेक्टर, तो योर आंसर इज व्हाट, जीरो, है ना। कि जो भी इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप होता है वो आपको कितना मिल जाता है बेटा, जीरो। तो फोर्स ओवर द क्लोज लूप, यहां भी लिखा है फोर्स ऑन ए क्लोज सर्किट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। फाइन। सामने चलेंगे टॉर्क ऑन ए करंट लूप। अब क्या किया हमने, एक करंट लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, देखो ये नॉर्थ है और ये साउथ है ना। तो सीधी सी बात है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां से कहां जाएगी, नॉर्थ से साउथ जाएगी और उसमें अगर मान लो आपने एक लूप लगा दिया, लूप बोले तो क्या, एक ऐसा कॉइल जैसे बोलेंगे ना, ये कॉइल जो आपने बचपन में जनरेटर में वगैरह देखा होगा, ऐसा कॉइल, ठीक है। ये मैंने ऐसा रख दिया यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो दिस इज ए, ओके, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज व्हाट, डी, बराबर है। तो ये जो लूप है, लाइक ये ऐसा, ये दिख रहा है आपको लूप, ये लूप को मैंने कहां रख दिया, आपके मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद अगर मैंने उस लूप से करंट फ्लो किया तो डेफिनेटली उस लूप के ऊपर क्या एक्ट होगा, टॉर्क एक्ट होगा। टॉर्क कैसे एक्ट होगा सर, देखो ये मान लो यहां से ये जाने वाला करंट है, देखो ये यहां पे दिया गया है, ये जाने वाला करंट है, तो ये आने वाला करंट है, यानी इधर से करंट ये ऐसा होके वापस इधर आएगा समझ में आ गया, करंट जा रहा है अंदर और यहां से बाहर। तो आप एक बात ध्यान करो, ये वाले यानी डीसी वाले पार्ट में करंट अंदर जा रहा है, बीए वाले पार्ट में करंट बाहर आ रहा है, यानी इधर से बाहर आ रहा है, तो डेफिनेटली दोनों के ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इक्वल एंड अपोजिट होगी। यानी ये वाले आर्म पे फोर्स नीचे एक्ट होगा और ये वाले आर्म पे फोर्स ऊपर एक्ट होगा। तो सीधी सी बात है, अगर मान लो ये मैंने एक्सिस ले ली उस किसकी, कॉइल की, तो इस कॉइल के एक्सिस से बराबर इक्वल डिस्टेंस पे, देखना ये इक्वल और ये इक्वल डिस्टेंस पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है जो कि इक्वल एंड अपोजिट है, तो वो दोनों क्या प्रोड्यूस करेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। तो कैसे टॉर्क का निकालेंगे हम एक्सप्रेशन, बड़ा ही सिंपल है, देखो टेक्स्ट बुक में जरा लंबा दिया है, आप सिंगल इससे भी निकाल सकते हो। देखो आपको पता है जो भी फोर्स एक्ट होता है वो कितना होता है, अभी अभी हमने निकाला फॉर्मूला, अगर आपको याद आ रहा हो, व्हाट इज फोर्स, आई एल बी, बराबर है। सो मैं यहां पे लिख देता हूं दैट इज व्हाट, आई
फोर्स एक्टिंग ऑन एनी वन आर्म पकड़ लो आप, F इज इक्वल टू वॉट, आई एल क्रॉस बी, बराबर है। सो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज आई एल बी साइन थीटा, बराबर है। वेर थीटा इज द वॉट, एंगल बिटवीन एल एंड बी, यानी ये एल है, ये जैसे जैसे बी के साथ एंगल बनाएगा वो अपने को पकड़ना पड़ेगा, बराबर। अब ये जो बी सी और ए डी आर्म है, ये तो कैसे रहेगा बेटा, आप देख सकते हो आपके मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल रहेगा, तो साइन जीरो, तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होने वाला जीरो रहेगा, तो बस ये दो आर्म हमको पकड़ना है। अब इन दो आर्म के बीच का जो भी डिस्टेंस है, अगर मान लो मैं ये वाला डिस्टेंस ए बी को मैं एल पकड़ लेता हूं, L1 पकड़ लेता हूं, और बी सी को मैं L2 पकड़ लेता हूं, बराबर है। तो इस केस में टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ, बराबर। सो टॉर्क इज इक्वल टू, अभी यहां पे क्या हो जाएगा देखो, आर यानी कितना, आपका इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वो ले लो, आप मान लो L2 ले लो, ठीक है। बाद में ये आई जैसे का वैसा, एल यानी यहां पे मैंने L1 ले लिया, बी साइन थीटा। नाउ L1 इंटू L2 कितना हो जाता है, एरिया ऑफ द लूप, सो दैट इज इक्वल टू एन आई आई ए बी साइन थीटा। ये क्या बन जा रहा है आपका टॉर्क। अगर नंबर ऑफ लूप अगर n है, मैं यहां पे लिख देता हूं, फॉर n नंबर ऑफ लूप्स, n नंबर ऑफ लूप्स, है ना, कैसा होगा, फॉर n नंबर ऑफ लूप्स, टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट टॉर्क, एक सेकेंड, दिस इज व्हाट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग लूप प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड, बराबर है। तो यहां पे NIA जो है इसको हम म्यू पुटअप कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो इट विल लाइक म्यू क्रॉस बी। अभी आपके टेक्स्ट बुक में एक सेपरेट टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द लूप, बराबर, तो वो अलग से ना देखते हुए मैंने उसको यहीं पे कंप्लीट कर लिया। यहां पे वेयर म्यू जो है म्यू को क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना। जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे ही ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज व्हाट योर म्यू। तो टॉर्क इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी। म्यू क्या है, NIA, N is the number of loops, I is the current through the loop, and A is the area of loop. B is the magnetic field in which it is placed, and theta is what, the angle between your dipole moment and your what, the magnetic field. अब इतना ध्यान में रखना है इस पर्टिकुलर टॉपिक में कि टॉर्क कितना एक्ट होता है करंट कैरिंग लूप पे, टॉर्क इज इक्वल टू NIB साइन थीटा, NIA को आप म्यू लिखो, दैट इज व्हाट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बाकी B क्रॉस में आएगा और ये चलेगा। इसी को बेस बना के मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमको यहां पे देखना है। अभी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, कैसा वर्क करता है, ये तो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में देख लिया है, अगर मान लो आपने देखा पढ़ लिया होगा। खैर यहां पे अपना इस सीरीज में तो करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी नहीं हुआ है, बट स्टिल उसमें आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को यूज करके हम एमीटर और वोल्टमीटर बनाते हैं। तो बेसिकली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसा वर्क करता है, देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में दो पोल्स है नॉर्थ और साउथ, जिसके बीच में एक कॉइल रख दी है सस्पेंडेड करके, ठीक है। कॉइल के अंदर आयरन कोर है, यानी बेसिकली जो भी कॉइल है वो आयरन कोर के ऊपर व्रैप की गई है, ठीक है। उसके बाद ये अपर सस्पेंशन एंड मिरर है और ये लोअर सस्पेंशन है, ठीक है। ये एक स्प्रिंग है समझ लो, या फिर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपका कॉइल घूमता है तो उसको वापस अपनी जगह लाने के लिए यूज होता है, बराबर। ऊपर से देखा जाए तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, दैट इज नॉर्थ पोल साउथ पोल, ओके, एंड दिस इज व्हाट द आयरन कोर, और उसको आपने वाउंड कर दिया है क्या, कॉइल, ओके। ये जो भी नॉर्थ और साउथ पोल है ये ऐसा कर्व्ड शेप में है, ये अगर ऊपर से देखोगे तो आप कर्व्ड शेप में है। ये इसलिए कर्व्ड शेप में है ताकि आप रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्रिएट कर सको, और उस मैग्नेटिक फील्ड को और स्ट्रांग बनाने के लिए आयरन कोर का इस्तेमाल किया जाता है।
फिर से एक बार सब लोग देखेंगे, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। इस टाइप से एग्जाम में लिखना है, अगर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आता है तो। आता है यूजुअली, वो कभी आ जाता है। सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ two magnets, that is north pole and the south pole, okay, which is curved in shape so that the radial magnetic field is produced in the space between them. In between that north and south pole, okay, the iron core, so the coil wound over the iron core is placed, okay, which is suspended, mirror is suspended by the upper suspension, and that coil is attached to the spring, or I can say a wire with the help of the lower suspension, and it becomes the lower suspension. Okay, fine. अब ये जो है आयरन कोर का, द आयरन कोर इज यूज टू इंक्रीज द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब कैसा होता है देखो, जैसे ही मैं करंट पास करूंगा इस कॉइल से, इसके ऊपर टॉर्क एक्ट होगा। वो टॉर्क कितना होगा, अभी अभी हमने देखा, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB, है ना। ऐसे थीटा इज 90 डिग्री, जो हमें हमेशा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में मिलेगा, इसलिए थीटा 90 डिग्री, टॉर्क NIAB होगा। सेम टॉर्क जो है वो मुझे K इंटू 5 भी मिल जाता है। ये कैसा, ट्विस्ट जब होगा वायर तो वो क्या करेगा, देखो यहां से करंट मैंने पास किया तो ये गोल घूमेगा, गोल घूमेगा तो इस वायर में आएगा ट्विस्ट, ट्विस्ट क्या करेगा, इसको वापस अपनी जगह लाने की कोशिश करेगा। तो जितना आप करंट बहाओगे उतना ज्यादा टॉर्क, जितना ज्यादा टॉर्क उतना ज्यादा क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क, बराबर। तो ये करंट के वजह से आने वाला टॉर्क, एंड दिस इज व्हाट योर रिस्टोरिंग टॉर्क। दोनों जो है एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में सेम आते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2, ओके, फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, NIAB इज इक्वल्स K5, बराबर है। सो जो भी मेरा डिफ्लेक्शन होगा, फाई इज इक्वल्स कितना होगा, NAB अपॉन K इंटू वॉट I, फाइन, NAB अपॉन K इंटू वॉट I। तो जो भी डिफ्लेक्शन रहेगा वो प्रोपोर्शनल टू रहेगा करंट थ्रू दैट कॉइल। कैसे, देखो डिफ्लेक्शन फाई इज इक्वल टू NAB अपॉन K। अब N नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, A ये भी कांस्टेंट रहेगा, B भी कांस्टेंट रहेगा, और K तो है ही है कांस्टेंट। तो जो भी हमारा डिफ्लेक्शन मिलेगा हमको कहां पे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, दैट इज प्रोपोर्शनल टू I। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि फाई इज प्रोपोर्शनल टू I इफ रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे आपको टर्म पूछी जाती है, दैट इज सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, है ना। मैं ऐसे लिख देता हूं, सेंसिटिविटी, MCG। अब सेंसिटिविटी क्या, कोई भी चीज बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसका मतलब क्या, थोड़े से इनपुट पे ज्यादा आउटपुट देगा। किसी को गुदगुली करो, किसी को लगती नहीं है, किसी को थोड़ी सी करो वो ऐसा नाचने लगता है, बराबर। तो सेम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में होता है। जैसा हमारा माउस होता है, देखो माउस की सेंसिटिविटी हम इंक्रीज कर सकते हैं कंप्यूटर की, तो थोड़ा सा अगर आप उसको उधर सरकाओ तो वो बहुत स्क्रीन पे बहुत दूर चला जाता है। सो दैट इज सेंसिटिविटी, बराबर। सेंसिटिविटी यानी क्या, ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलना चाहिए कम से कम करंट में, सो दैट इज सेंसिटिविटी। सो देयरफॉर हमने अभी अभी फॉर्मूला देखा कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, NAB अपॉन K, ओके, इंटू I, बराबर। सो फाई बाय I क्या हो रहा है, फाई बाय I इज इक्वल्स NAB अपॉन K। ठीक है, बात समझ में आ गई, दैट इज फाई बाय I इज इक्वल टू NAB अपॉन K। सो डी फाई बाई डी आई यानी क्या, सेंसिटिविटी, यानी चेंज ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट चेंज इन द करंट इज इक्वल टू व्हाट, NAB अपॉन K। तो इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि व्हाट विल हैपन इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेस, आई मीन व्हाट हैपन टू द सेंसिटिविटी, इंक्रीज। एरिया बढ़ाओगे, सेंसिटिविटी इंक्रीज।
मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे सेंसिटिविटी इंक्रीज, के बढ़ाओगे डिक्रीज, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना, सेंसिटिविटी। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये देखो मैंने आपको वही बताया था अभी अभी कि टॉर्क का फॉर्मूला हम क्या देखते हैं, दैट इज म्यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। सो दैट इज इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा, बराबर है। अब जो भी म्यू होता है वो बन जाता है मेरा एन ए बी, सॉरी एन ए आई, है ना, नाई एन ए आई, नाई किधर गया, ये दिख रहा है, एन ए आई और एन आई ए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। सो दैट इज योर व्हाट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। याद करो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में P इज इक्वल टू ट्वाइस क्यू एल देखा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उसी तरीके से यहां पे म्यू होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग लूप having area a number of turns n and I is the current through that, that's it। सेम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, जो आपका U होता है दैट इज व्हाट माइनस म्यू वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना। दिस इज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, आपको याद आ रहा है, यू ई, ये था हमारा माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर था, है ना। तो उसी के सेंस में P के जगह म्यू, E के जगह B, सो दैट इज व्हाट मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अब चलेंगे बायोट सावर्ट लॉ, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉ, ठीक है, बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ हमको ये बताता है कि अगर मान लो एक पर्टिकुलर करंट का एलिमेंट है या फिर एक पर्टिकुलर करंट का लेंथ है, एक आई मीन कंडक्टर का लेंथ है जहां से वो करंट जा रहा है, ठीक है, उसको ही करंट एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर उस एलिमेंट से करंट जा रहा है, उस लेंथ से करंट जा रहा है, तो उससे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ये मुझे कौन बताता है, बायोट सावर्ट लॉ। सॉरी, कुलम्स लॉ जैसे हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो कुलम्स लॉ हमको क्या बताता है, कुलम्स लॉ हमको ये बताता है कि एक चार्ज के वजह से उससे आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, या फिर एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा आर डिस्टेंस पे। इन द सेम वे बायोट सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड में होता है। बायोट सावर्ट लॉ हमको ये बताता है क्या, कि इट सेज दैट magnetic field it says that magnetic field at a distance r from current element dl is given by, है ना, क्या होता है, जो भी db वेक्टर है ना, db बोले तो अभी छोटा सा एलिमेंट है dl, तो उससे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, db, बराबर। सो db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पहले वेक्टर नहीं बस मैग्नीट्यूड का देखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ऑन आर स्क्वायर, है ना। दिस इज व्हाट योर बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ ये कहते हैं कि जो भी, ये देखो ये आपको लेंथ दिख रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर का लेंथ, है ना, ये वाला, उसका मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डीएल, दैट इज करंट एलिमेंट। उस डीएल एलिमेंट से आर डिस्टेंस पे, ये देखो ये डीएल से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, डीबी, बराबर। और वो कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अभी थीटा कहाँ का, किस किस के बीच का एंगल है, ये देखो ये डीएल का डायरेक्शन है, ये देखो आईडीएल, और ये जो है डीबी का डायरेक्शन है यानी मैग्नेटिक फील्ड का। तो इन दोनों के बीच, सॉरी नॉट बी का, आर का डायरेक्शन है आपका यहाँ पे, यानी वो जो भी डिस्टेंस है उसका डायरेक्शन है।
तो आइडियल एलिमेंट और आर एलिमेंट, सॉरी आर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का जो भी एंगल रहेगा दैट इज थीटा। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है कि dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके, आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। इसको सॉल्व करो, डीएल आर साइन थीटा हो जाता है, नीचे क्यूब में से एक निकल जाता है, तो आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज व्हाट द बायोट सावर्ट लॉ। अब जैसे कूलम्स लॉ का यूज करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, वैसे ही अभी इस बायोट सावर्ट लॉ का यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे अलग अलग चीजों की। तो ये यहां पे करंट इन अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर जब जा रहा होगा, है ना, ये एक वायर है ना, उससे करंट कितना जा रहा है, आई, बराबर। और ये जो करंट जा रहा है उससे कैपिटल आर डिस्टेंस पे, यानी उस क्या बोलेंगे हम पर्टिकुलर वायर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर, वो पकड़ लिया, जो कि कहां तक जाता है, पॉइंट पी तक जाता है ना। उस पॉइंट पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। सीधी सी बात है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके वजह से आर डिस्टेंस पे यानी ही पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमको निकालना है। तो हमने क्या किया, इस वायर को, यानी ये लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो हमने उसके दो पार्ट किए। ठीक है, ये जीरो पार्ट लिया, जीरो से ये इधर इंफिनिटी जा रहा है, ठीक है, और ये नीचे इंफिनिटी आ रहा है ना, जीरो से ऊपर इंफिनिटी, जीरो से नीचे इंफिनिटी, बराबर। अब कैसा, देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि जीरो से इंफिनिटी ऊपर और जीरो से इंफिनिटी नीचे, तो मैं एक आधा पार्ट ले लूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, बराबर। कैसे करेंगे, देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका मैंने एक छोटा सा एलिमेंट यहां पे ले लिया डीएल, बराबर। डीएल से ये जो पॉइंट पी है ये स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, यहां पे जैसे मैंने आपको दिया है, बराबर। इस डीएल एलिमेंट के साथ ये जो आर है ये बनाएगा थीटा, तो ये हो जाता है पाई माइनस थीटा, है ना। ये अगर ऊपर का थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, यानी पाई माइनस थीटा, बराबर है। नाउ एक चीज यहां पे हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी होता है साइन थीटा की वैल्यू और साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू सेम मिलती है, बराबर है। तो इस ट्रायंगल में, है ना, इस ट्रायंगल में मैं साइन थीटा लगा देता हूं, साइन थीटा यानी ही साइन पाई माइनस थीटा, तो वो कितना हो जाएगा, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, बराबर। वो कितना हो जाएगा, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, बराबर। अब ये जो स्मॉल आर है ये क्या बन रहा है तुम्हारा, हाइपोटेनियस बन रहा है ना। और मैंने इमेजिन किया यहां से डिस्टेंस जो ये है वो कितना है, एल है, बराबर है। कितना डिस्टेंस है, जहां पे मैंने डीएल लिया वो है एल डिस्टेंस पे। तो सीधी सी बात है, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बराबर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, आर अपॉन ये कैपिटल आर यानी कितना हो जाएगा, सॉरी स्मॉल आर यानी कितना हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बराबर। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे बायोट सावर्ट लॉ लगाऊंगा। सो देयरफॉर dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, भी साइन थीटा यानी कितना हो जाएगा, आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर यानी दिस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। सो इसको मैं थोड़ा सा छुड़ाऊंगा, सो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। इसको ऐसे लिख देता हूं, आई डी एल आर अपॉन, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2, बराबर। तो ये क्या हो गया, डीबी हो गया, ये हो गया मेरा डीबी, बराबर है। अब डीबी डीएल के वजह से,
तो अगर मुझे पूरा चाहिए तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 टू इन्फिनिटी, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर के हाफ का हो गया, नीचे का हाफ भी उसमें ऐड करना पड़ेगा। देयरफॉर जो भी आपका ये होगा बी नेट होगा वो कितना होगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी यानी कितना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डी एल आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब यहां से कॉमन चीजें हम निकाल लेंगे, बराबर है। कॉमन चीजें क्या क्या आ जाती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और जो भी आपका आइडियल है वो बाहर निकल जाएगा, बराबर है। और उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आइडियल नहीं निकलेगा, सॉरी, यहां से कॉमन क्या निकलेगा बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर निकलेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन मुझे लेंथ का करना है, आर का नहीं करना है, ठीक है। सो देयरफॉर बी नेट ओके इज इक्वल्स कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई आर यहां से कॉमन निकालेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम, एक मिनट, 0 टू इन्फिनिटी नहीं लिखा मैंने, ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये आ जाएगा आपका डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओके, अब इसका आप इंटीग्रेशन निकालोगे 0 टू इन्फिनिटी, तो ये आपको मिल जाता है 1/r स्क्वायर। कितना मिल जाता है, 1/r स्क्वायर। सो ये 2 1 2, 2 2 4 हो जाता है। सो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई आर इंटू 1/r स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन मिलता है। इसको आप सॉल्व करो तो आपको मिल जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये क्या है बेटा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड at a distance r from a current carrying conductor I, यानी r डिस्टेंस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। r क्या है, ये देखो r क्या है, ये दिख रहा है, ये r यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है। यानी आप कोई भी क्या कर लो, एक ये ले लो, करंट कैरिंग कंडक्टर ले लो, ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने ले लिया, और यहां से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे, है ना, ये p पॉइंट पे मुझे अगर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, और अगर मान लो यहां से करंट जा रहा है I, तो B इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर। फाइन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स। अब देखो, मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है। कैसे होता है, देखो यहाँ पे कि अगर मान लो मैं दो कंडक्टर से जो एक दूसरे के पास रखे हैं, एट ए डिस्टेंस डी पे रखे हैं, उन दोनों से मैंने क्या किया, करंट पास किया। तो मैंने शुरुआत में ही बताया था, अगर एक ही डायरेक्शन में करंट होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा तो रिपल्सिव फोर्स। तो जो भी अट्रैक्टिव है रिपल्सिव फोर्स है उसको कैसे निकालें, बहुत ही सिंपल। टेक्स्ट बुक में जरा थोड़ा सा क्रिटिकल करके दिया है, मैं आपको बहुत ईजी करके दूंगा यहाँ पे, है ना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि कंडक्टर 1 पकड़ूंगा और कंडक्टर 1 से करंट I1 है, कंडक्टर 2 से करंट I2 है। तो I1 के वजह से d डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, अभी अभी हमने फॉर्मूला निकाला, मैं यहां पे लिख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस d, ओके, फ्रॉम कंडक्टर 1 इज कितना होगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई d, बराबर। यानी इस कंडक्टर के वजह से यहां पे, है ना, यानी ये d डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, इतना। अब दूसरी कंडीशन, इसके वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई, होने के बाद हमने मान लो यहां से I2 करंट फ्लो कर दिया इसी कंडक्टर से,
तो ऑब्वियसली अब ये क्या सीन हो जाएगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड बी। तो सेम मैं यहां पे लिख देता हूं क्या सामने कि हियर वी कैन इमेजिन current carrying conductor 2 is placed in magnetic field of conductor 1. Okay, hence force acting on conductor two is conductor 2 is hence force acting on conductor 2 is कितना होगा बताओ मुझे F इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1 इज इक्वल टू F इज इक्वल टू क्या होता है F इज इक्वल टू I L क्रॉस B बराबर है। सो I पकड़ लूँ मैं यहाँ पे I2 L ठीक है और अच्छा ये यहाँ पे जो दिया है ना म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी ये कितना हो जाएगा आई एल इंटू बी कितना होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी है ना। आई डोंट थिंक यहां तक कोई दिक्कत होना चाहिए बराबर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम देखो जो भी आपका ये I2 है ठीक है ये म्यू नॉट ये I1 हो जाएगा तो दैट इज व्हाट योर F21 सो दिस इज इक्वल टू L I1 I2 अपॉन 2 पाई डी दैट इज इक्वल टू व्हाट F21 है ना। तो ये हो गया फोर्स। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है यानी F21 डिवाइडेड बाय L निकालना है तो ये कितना हो जाएगा यस आई एल बी ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पे म्यू नॉट लिखना भूल गया मैं है ना म्यू नॉट L I1 I2 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी है ना। सो F21 बाई एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन कितना आ रहा है 2 पाई ओके I1 I2 okay by T. So that is the formula for force acting per unit length on the two parallelly placed conductor जहां से करंट I1 और I2 जा रहा है और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो D है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स और जितना ज्यादा करंट का मल्टीप्लीकेशन होगा उतना ज्यादा फोर्स। सो दिस इज व्हाट योर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर अगर दोनों के करंट की डायरेक्शन कैसी हो सेम अदरवाइज इट विल बिकम द फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑल्सो ठीक है चलेगा। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट इन ए सर्कुलर आर्क ऑफ ए वायर। अब देखो ये सेंटर है पकड़ लो ये वायर है सर्कुलर फॉर्म में है और ये जिस सर्कल का पार्ट है उसका सेंटर यहां पे बराबर। अब यहां से जो ये डिस्टेंस है पकड़ लो ये कितना हो गया R है ना और डेफिनेटली ये मैंने करंट एलिमेंट ले लिया कितना DL बराबर। अब इस DL के वजह से यहां जो भी मैग्नेटिक फील्ड है मैं वो लूंगा और लेने के बाद मैं उसका इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट इन ए सर्कुलर आर्क ऑफ अ वायर बराबर। कैसे निकालूंगा सेम क्या करूंगा मैं यहां पे अपना अकॉर्डिंग टू द बायोट-सावर्ट लॉ according to बायोट-सावर्ट लॉ जो भी मेरा dB होगा
दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, बराबर। अब थीटा देखो हमेशा कितना रहेगा 90, क्योंकि डीएल ऐसा रहेगा और उसको परपेंडिकुलर रेडियस रहता है, तो थीटा हमेशा 90 होने के कारण डीबी आपको हमेशा कितना मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट यूर डीबी। डीबी यानी क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट आईडीएल, ये छोटा सा एलिमेंट एट अ डिस्टेंस आर, एंड डेफिनेटली दैट वायर इज नथिंग बट व्हाट, द पार्ट ऑफ द सर्कुलर आर्क, बराबर। तो जो भी मुझे बी है उसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से कहां तक पकड़ लो आप, ए से बी तक करना पड़ेगा। यानी मैं थीटा को इंटीग्रेट कर रहा हूं, ऐसा थीटा के सेंस में भी मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं। देखो मैं यहां पे लिख दूं, therefore b is equals to integration from a to b db, that is equals to integration from 0 to थीटा, है ना। अगर मान लो मैं ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन 0 ले रहा हूं, तो यहां से यहां तक थीटा तक इंटीग्रेट कर रहा हूं, ऐसा समझने में दिक्कत नहीं है। तो 0 टू थीटा db, तो दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू थीटा, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत है ना, आई डोंट थिंक यहां तक कोई दिक्कत, बराबर। अब जो भी है मैं कॉमन उसको बाहर निकालूंगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई भी कॉमन निकल जाता है, आई डी एल रादर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू थीटा इंटू 1/r स्क्वायर, है ना। इंटीग्रेशन फ्रॉम कहां से कहां तक आएगा, 0 टू थीटा 1/r स्क्वायर, बराबर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमको पता है थीटा इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस होता है, बराबर है। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हमने आई निकाल लिया, डी एल, ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ पे डी एल नहीं निकालना चाहिए था, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू थीटा, ओके, डी एल अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अब आपको पता है क्या, थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। अब यहाँ पे थीटा में छोटा सा थीटा ले लूँ, डी थीटा, आर्क कितना है हमारा डी एल, और रेडियस तो है ही है, तो डी एल की जगह मैं लिख सकता हूँ आर इंटू डी थीटा, बराबर है। तो बस मैं वही करूँगा, सो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके, इंटू आई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू थीटा, ठीक है, आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं इसको, ये आर और ये यहाँ पे ये कैंसिल हो जाता है, बराबर है। आर को मुझे बाहर निकालना पड़ेगा, बराबर। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई बाय, ये यहाँ पे आर निकाल लेता हूं मैं, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज वॉट, थीटा, बराबर। अब जो भी आपका थीटा रहेगा अकॉर्डिंगली आप उसके हिसाब से इसको कर सकते हो। कैसा कर सकते हो, देखो अगर थीटा मान लो, यानी पूरा अगर सर्कल, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, है ना। तो अगर 2 पाई होगा तो सर्कल के सेंटर पे कितना होगा, बी एट द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई बाई आर इंटू वॉट, 2 पाई। नाउ दिस 2 पाई 2, यहाँ पे ये पाई पाई कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4 हो जाता है, सो दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r इज नथिंग बट वॉट, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, है ना। सिंपल है, आप देख सकते हो बायोट सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन करके हमने बहुत सारी चीज़ों का आंसर निकाला, इसका भी निकाला, ठीक है,
उसके बाद इसका भी निकाला, इसी का यूज करके हमने सामने भी लिया। तो यही चीज है, इसलिए बायोट सावर्ट लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर आपको सीईटी और बोर्ड दोनों में भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फाइन। सेम हमारे बायोट सावर्ट लॉ का यूज करके, ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक अगर करंट कैरिंग लूप है या ऐसा गोल वाला, बराबर है, तो उसके सेंटर से z डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हमको निकालना है। अब ये मैं आपको इसका हिंट दूंगा, आपको इसको घर पे ट्राई करना है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। जिस तरीके से हमने ये सारी चीजें सॉल्व की है ना, कहाँ गया, मैं एक रेफरेंस देता हूं आपको, ये वाला इक्वेशन जो हमने सॉल्व किया, उसी तरीके से आपको वो भी सॉल्व करना है। ठीक है, क्या है, देखो सीधी सी बात है यहां पे कि भैया मैंने एक क्या ले लिया, एक लूप ले लिया जिसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, और वहां से सेंटर से जेड डिस्टेंस पे हमको क्या निकालना है, आपका मैग्नेटिक फील्ड जो कि एट पॉइंट पी है। तो मैंने क्या किया, एक करंट एलिमेंट डीएल यहां पे कंसिडर कर लिया, ठीक है, छोटा सा डीएल एलिमेंट। और डीएल एलिमेंट लेने के बाद आपको पता है डीएल एलिमेंट से आर डिस्टेंस पे, देखो ये डीएल एलिमेंट से आर डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है आपको तो पता है, दैट इज इक्वल टू, है ना, पता है कि नहीं पता है, बिल्कुल पता है, अभी तक हमने 10 बार कर लिए इसको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, बराबर। अब आप देख सकते हो आईडीएल और आर में, है ना, ये डीएल और आर में एंगल कितना होता है 90, तो साइन 90 यहां पे 1 हो जाता है, तो सीधी सी बात है आपको ये जो डीबी है वो कितना मिलता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब सिंपल ज्योमेट्री लगाना है और चीजों को सॉल्व करना है। देखो जो भी ये इसके वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी डीबी, बराबर है, वो एक ये डायरेक्शन में रहेगी, बराबर। अब ये डायरेक्शन को हम रिजॉल्व करेंगे दो डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। ये डीबी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस डीएल के वजह से है। अब ऐसे ही बहुत सारे डीएल है यहां पे, बराबर है, तो सभी डीएल के यहां पे जो भी डीबी मिलेंगे उनको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। तो सीधी सी बात है, अगर मान लो इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये डायरेक्शन में है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको ये डायरेक्शन में मिलेगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सबके एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल, क्योंकि देखो जो भी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है उनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल कर देंगे। अभी यहां पे देखो परपेंडिकुलर लिखा है, परपेंडिकुलर यानी इसको परपेंडिकुलर बोला है, मैंने देखने के हिसाब से हॉरिजॉन्टल बोला है, तो आप थोड़ा सा समझो उसको, ठीक है। सो ये वाला फील्ड, ये वाला डायरेक्शन, इसका और इसका एक दूसरे का कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा, ऊपर के डायरेक्शन में यानी जेड डायरेक्शन का हमारा एक कंपोनेंट बचेगा, दैट इज डीबीजेड, है ना, ये दिख रहा है आपको डीबीजेड। अब सीधी सी बात है, अगर ये जो आर है ये थीटा बनाएगा किससे, रेडियस से, तो ये भी कितना बन जाता है, थीटा। उस केस में ये जो है ये बन जाएगा आपका डीबी कॉस थीटा, डीबी जेड इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डी बी कॉस थीटा बन जाएगा, बराबर, क्योंकि डीबी परपेंडिकुलर तो सबको कैंसिल कर देगा। तो जो भी मेरा नेट रहेगा, है ना, जो भी एक क्या बोलेंगे फील्ड रहेगी किसके वजह से, उस डीएल एलिमेंट के वजह से, वो कितना रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, बस खत्म। अभी ज्योमेट्री लगाना है, आप यहां से देख सकते हो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, वो वहां पे डालना है, और कॉस थीटा है, देखो कॉस थीटा एडजेसेंट कितना आर, कैपिटल आर अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज स्मॉल आर। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देयरफॉर डी बी जेड जो कंपोनेंट है वो कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके, आई डी एल इंटू स्मॉल आर स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूं मैं, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बराबर, इंटू कॉस थीटा यानी क्या, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, तो स्मॉल आर को मैं रूट में लिख सकता हूं कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आपको डी बी जेड कितना मिल जाएगा यहाँ पे, डी बी जेड मिलेगा मुझे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके, उसके बाद आएगा हमारा ये आईडीएल है, सॉरी, आईडीएल आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2, बराबर। अब जो भी मेरा
नेट होगा, है ना, बी नेट होगा, बी नेट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, बराबर है। वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी जेड, है ना। ये ऐसे सारे डी बी जेड को क्या करूंगा मैं, इंटीग्रेट करूंगा, और इंटीग्रेट करने के बाद मैं आंसर निकालूंगा, बराबर है। तो उसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाता है, या फिर चलो देख ही लेते हैं, ठीक है। वो कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आइडियल आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2, बराबर। अब इसको आप सॉल्व करो और टेक्स्ट बुक में जो भी आपको आंसर दिया है, ठीक है, उसको लेके आ जाओ, होमवर्क सॉल्व, ठीक है, करके देखना, बड़ा ही सिंपल है, डायरेक्टली आपको आंसर आ जाएगा। सामने चलेंगे, मैग्नेटिक लाइंस फॉर अ करंट लूप। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप करंट लूप ऐसा पकड़ते हो तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी है, जो हमने राइट हैंड थंब रूल लिया था सेम वही है। ये देखो करंट इधर है, ये देखो ऐसा, है ना, तो ये इधर जाएगी, लूप ऐसा बनेगा, ये ऐसा गोल इधर बनेगा, इधर देखो लूप ऐसा गोल बनेगा, इधर देखो लूप ऐसा गोल बनेगा। तो दैट इज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ करंट लूप, है ना। सो इट कैन बी डिराइव्ड और इट can be easily understood by राइट हैंड रूल, ठीक है। सामने चलेंगे एम्पियर्स लॉ। अब देखो, हमने कूलम्स लॉ के जैसा बायोट साइवर्ट लॉ देखा, है ना। तो अब जो हमारा गॉस लॉ हमने देखा था उसका सेम है एम्पियर्स लॉ। देखो कूलम्स लॉ से हमको पॉइंट चार्ज के पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये मिलता है, लेकिन गॉस लॉ से हम ये बता सकते हैं कि एक चार्ज बॉडी है, उस चार्ज बॉडी से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, बराबर है, बात समझ में आई। तो इन द सेम लाइन, अगर मान लो एक करंट कैरिंग लूप है तो आप उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे बहुत सारे करंट कैरिंग लूप है या फिर बहुत सारे करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके आजू बाजू कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हम एकदम से नहीं बता सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, तो उसके पास जो भी मैग्नेटिक फील्ड है आर डिस्टेंस पे, ये तो आप बता सकते हो, है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, बराबर। अब अगर मान लो मैंने ऐसे बहुत सारे कंडक्टर्स लगा दिए यहाँ पे पास के पास में बहुत सारे, है ना, तो आप सबकी मैग्नेटिक फील्ड वहां पे गिनते नहीं बैठ सकते, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, है ना। तो उस केस में हमको कौन सा लॉ मिलता है यहाँ पे, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या करते हैं, करंट जाने वाले और आने वाले, ये देखो मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूं, जाने वाले और आने वाले, ये करंट के अराउंड, करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड एक लूप बनाऊंगा मैं, ठीक है। और इस लूप पे जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है मैं वो वाला पॉइंट उस लूप पे लेके आ जाऊंगा और उसका लॉ बना के, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट हो जाता है। नेट यानी क्या, करंट थ्रू दैट एम्पेरियन लूप। देखो सीधी सी बात है, ऐसे अगर मान लो चार कंडक्टर है, कोई ऊपर जा रहा है करंट, कोई नीचे आ रहा है, देखो यहाँ पे डॉट है, समझ लो ये क्या जा रहा है, आउट, ठीक है, क्रॉस है, समझ लो ये क्या जा रहा है, इन। तो कंडक्टर जो है वो आपके इस ऐसे है यहाँ पे खड़े, ये वाला कंडक्टर बाहर है, ये वाले कंडक्टर अंदर है। तो अगर मान लो इन तीन कंडक्टर के वजह से मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, बराबर, तो कैसे करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, उन कंडक्टर को पकड़ के अंदर एक ऐसा लूप बनाऊंगा जो उस पॉइंट से पास हो रहा होगा और वहां पे मैं अपना एम्पियर्स लॉ लगा दूंगा तो मुझे उसका मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। देखो जैसे बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। अभी आई नेट क्या है, जाने वाले और आने वाले करंट का एडिशन। अगर आप जाने वाले यानी बाहर निकलने वाले प्लस पकड़ रहे हो तो अंदर जाने वाले माइनस, वाइसी वर्सा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। सो दिस इज व्हाट योर एम्पियर्स लॉ। अब ये लॉ आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं समझेगा जब तक मैं इसको एक एग्जाम्पल या फिर एक क्या बोलेंगे एक एप्लीकेशन में इसको ना बताऊं मैं आपको, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन डायरेक्टली मैं ले लेता हूं यहां पे।
ठीक है, ये उसी का है एम्पीरियन लूप का, दैट इज सोलेनॉइड। ठीक है, कि सोलेनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है ये मेरे को निकालना है। बराबर। तो ये है सोलेनॉइड। सर ये कहाँ का सोलेनॉइड दिख रहा है? देखो ये एक्चुअली बी है, ये आउट। ठीक है, इन इसको ऐसा पकड़ेंगे, ये यहां से बाहर निकला, ये अंदर गया। ठीक है, ये यहां से बाहर निकला, ये अंदर गया, कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये क्या है बेटा? आपका सोलेनॉइड है। बराबर। अब उसके अंदर क्या रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड। मुझे निकालना है उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसा एम्पीरियन लूप ड्रॉ करूंगा, है ना, जो कहां से पास होगा? सेंटर से पास होगा, और ये ऐसे बाहर से भी पास होगा। तो आप यहां पे देख सकते हो कि ये लूप जो है वो 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स है वो पूरे कवर कर रहा है। तो उसके वजह से सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो मेरे को निकालना है। तो इसके लिए मेरे पास डायरेक्ट एक यहां पे दिया गया है, एक सेकेंड। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं इसको ए बी सी डी, है ना, ये एक मैंने एम्पीरियन लूप कंस्ट्रक्ट कर लिया। एम्पीरियन लूप कंस्ट्रक्ट करने के बाद मुझे ये समझ में आता है कि ये जो एडी है और ये जो बीसी है, ये परपेंडिकुलर वाला है, जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या मिलेगा, यानी जो भी मुझे एम्पियर लॉ से वहां पे इंटीग्रेशन मिलेगा वो मुझे जीरो मिलेगा। इस सोलेनॉइड के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, बस मुझे ये वाले को इंटीग्रेट करना पड़ता है। बराबर है। अब कैसे करूंगा इसको, देखो। नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, ए एल लिख देता हूं मैं यहां पे। ठीक है, कैसे होगा? जो भी हमारा बी नेट होगा वो कितना होगा? बी ऑफ ए बी प्लस बी ऑफ कितना? बी सी प्लस बी ऑफ सी डी प्लस बी ऑफ डी ए। बराबर है। इन सबका मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा? एडिशन करना पड़ेगा, है ना। और एम्पियर्स लॉ तो मेरे को पता है। बराबर है। तो कैसे करूंगा मैं उसको इंटीग्रेट? कैसा करूंगा? देखो, इसको मैं हटा देता हूं, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस नहीं किया है ना, ओके सॉरी, दिस इज इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस। ठीक है, सो बी वेक्टर डॉट बी डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो हर एक लेंथ पे मैं इंटीग्रेट करूंगा। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, ओके, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू सी, ओके, बी एल वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू डी, बी एल वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम डी टू ए, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, अब आप गौर से देखो, एडी वाला कंपोनेंट, ठीक है, और ये आपका बीसी वाला कंपोनेंट, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर है ना। ओके, और जो भी मेरा बाहर का रहेगा लूप, कौन सा? हमारा सी डी वाला, वो भी कैसा रहेगा? जीरो रहेगा। बराबर है। तो अब देखो कैसा करूंगा मैं इसको, कौन सा जीरो हो जाएगा? ए बी वाला छोड़ के बाकी सब जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो सीधी सी बात है, मेरे पास क्या बचता है? देयरफॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब देखो, आई जो है वो सिर्फ एक लूप का करंट है। बराबर। तो मुझे एन नंबर ऑफ लूप से करंट अगर मेरे को चाहिए तो म्यू नॉट, मैं इसको एन आई लिख देता हूं, वेयर एन इज व्हाट? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बराबर। तो नाउ बी के अंदर मैं यहां से ए टू बी ले लेता हूं, दैट इज डी एल, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट, इसको सॉरी मैं कैपिटल एन पकड़ लेता हूँ, नॉट ये करेंगे, इसको मैं कैपिटल एन पकड़ लेता हूं, आई, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स एन पकड़ लिया मैंने। ठीक है, तो एन इंटू आई, इसको इंटीग्रेट करूँ तो लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड में बना देता हूँ, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन आई, एंड देयर फोर बी इज इक्वल टू
म्यू नॉट कैपिटल N बाई L इंटू आई, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI मुझे यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। क्या किया मैंने, एम्पियर्स लॉ लगा के सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया। सेम उसी तरीके से आपको टोरॉइड का निकालना है। ठीक है, सोलेनॉइड का निकाल दिया, सेम लाइन पे टोरॉइड का है, मैं आपको हिंट दे देता हूं, दैट विल बी सफिशिएंट। देखो कैसा निकालेंगे हम, ये भी ये ऐसा निकालेंगे। एक्चुअली टोरॉइड जो होता है वो ऐसा होता है, अगर आपको पता हो शायद, है ना, ये ऐसा, दिस इज कॉल्ड एज टोरॉइड, बराबर। और टोरॉइड का ये इनर रेडियस पकड़ लो और ये आउटर रेडियस पकड़ लो। ठीक है, और ये जो है ये मीन रेडियस है बीच वाला, तो वो वही लाइन्स है। तो पकड़ लो, यहाँ से जो है ये ऐसे आ रहा है, सो दिस इज व्हाट योर टोरॉइड, है ना, कुछ इस तरीके से सामने चलेगा वो, बराबर है। सेम यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, व्हाट, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन ऑफ dl करोगे तो वो 2 πr आएगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा लेंथ में लूंगा यहाँ पे, है ना। तो बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स अगर n होंगे तो वो i, इसका इंटीग्रेट करो तो आपको b इंटू 2 πr इज इक्वल टू म्यू नॉट NI मिल जाता है। 2 πr को n को 2 πr से डिवाइड करो तो आपको वही सेम मिल जाता है, दैट इज म्यू नॉट NI। तो दोनों के फॉर्मूले आपको सेम मिलते हैं। मैंने होमवर्क कहा था लेकिन इसको भी छुड़ा के दे दिया। ठीक है, तो अब सोलेनॉइड, टोरॉइड, एम्पियर्स लॉ, उसके बाद बायोट सावर्ट लॉ अच्छे से करो, और फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल कंडक्टर्स। ठीक है, इतना अगर आप कर लेते हो सो दैट इज मोर देन इनफ। फाइन, चलो होमवर्क के लिए आप एक काम कर सकते हो कि जो भी एमसीक्यू है और जो भी हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो। इसके अलावा एक उत्तम पब्लिकेशन का बुक मिलता है, उत्तम पब्लिकेशन के बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, उसको देखो, वो सॉल्व करो, दैट विल बी इनफ। और सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे के पूरे छुड़ा, पूरे के पूरे यानी पिछले, अगर मान लो आपने 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को छुड़ा लिए 3-4 बार हर एक क्वेश्चन पेपर, तो भी आपका फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर आएगा। खैर मैं गेस्ट पेपर भी लेके आता हूँ, हर साल लेके आता हूँ। पिछले साल का अगर आप गेस्ट पेपर देखोगे 95% पेपर जैसे का वैसा उतरा था। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है। ठीक है, इस बार भी मैं गेस्ट पेपर डेफिनेटली लेके आऊँगा, तब तक के लिए लेकिन हमको पढ़ते रहना जरूरी है, क्योंकि गेस्ट पेपर अभी से दे दूंगा तो मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, चला तो रुक जाते हैं आज हम यहाँ पे। फाइन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप गणपती बाप्पा मोरिया, है ना, अँड काय म्हणता तुम्ही ते एन्जॉय करत असणार, आणि लवकरच आपण भेटणार सेम प्लॅटफॉर्मवर विथ न्यू लेसन्स. थँक्यू सो मच, टेक केअर अँड बाय.